डेथ नोट एक ऐसा एनिमे जो कि बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि बिना फाइट सीक्वेंसेस और बिना फ्लैशी एनिमेशन के भी ऑडियंस को सस्पेंस, माइंड गेम और स्टोरी के थ्रू कैसे होल्ड किया जा सकता है। और जैसे ही मैंने डेथ नोट देखा तो आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस कि इसके आगे क्या हुआ होगा। तो आज अपन लेके आए डेथ नोट की वन शॉट मांगा, जिसके अंदर डेथ नोट के लाइट के इवेंट्स के बाद 7 साल बाद का सारा सिनेरियो दिखाया गया है। और इस बार इस सीरीज के अंदर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट होता है मिनोरू टनाका नाम का एक हाई स्कूल का एक लड़का। और इस बार फिर से अपन को ryuk दिखाई देगा जो कि फिर से अपने डेथ नोट लेके आ गया है ताकि लाइट के जैसा कोई उसका मनोरंजन कर सके। तो अब बिना किसी देरी के अपन अब चालू करते इस वन शॉट मांगा को। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है 2013 में, जहाँ पर अपन को सबसे पहले शिरागामी रेलम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक शिरागामी ryuk को अपनी डेथ नोट वापस दे रहा है। इसके रिप्लाई में ryuk ये कहता है कि तुम्हारे पास डेथ नोट से भी ज्यादा बेटर चीजें मुझे देने के लिए। और वो ryuk की तरफ हाँ मुझे याद है कि एक एप्पल फेंक देती जिसको ryuk कच्चा चबा जाता है। लेकिन अपने ryuk का एक स्योफल से क्या होना था, तो वो वापिस से ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ चले जाता है, ये सोचते हुए कि फिर से मुझे लाइट यागामी जैसा एक बंदा ढूंढना पड़ेगा जो कि मुझे स्योफल भी खिलाए और साथ में मुझे एंटरटेन भी करे। इसके बाद अपना ryuk पहुंचता है एक लड़के के घर, उसके फ्लोर से बहुत ही क्रीपी तरीके से निकलता है और उसके सर के ऊपर अपनी डेथ नोट को टच करता है। जिसके बाद लड़के को बहुत सारे विजुअल दिखाई देने के बाद वो ryuk को देख के चौंकता है और फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। और ryuk से कहता है कि तुमने एक डेथ गॉड होने के बाद भी अपना प्रॉमिस निभाया और जैसा कि मैंने कहा था तुम फ्लोर से ही आए हो और इस बात को 2 साल हो चुके हैं शायद ryuk। तो ryuk उसका जवाब देता है कि एग्जैक्टली। फिर अपन को 2 साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर लोग टनाका जी की तारीफ कर रहे होते कि उनने फिर से टॉप कर दिया और ये लगातार तीसरी बार है। लेकिन अपने टनाका जी पार्क में बैठे बैठे अपने इंग्लिश के 28 नंबर वाले पेपर को देख के जब परेशान हो ही रहे होते तभी उनके माथे पे जोर से एक किताब गिरती है। और ये किताब उनके माथे पे कैसे गिरी उसको देखने के लिए जब वो पीछे घूमते हैं तो उन्हें दिखाई देता है ryuk, जिसको देख के अपने टनाका जी इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो झूले पे से ही गिर पड़ते हैं। और उसके बाद ryuk टनाका जी के पास जाता है और उनसे पूछता है क्यों तू समझदार है। तो टनाका जी बोलते हैं तो बोले तेरे टीचर बोल रहे थे कि तू 3 साल से लगातार टॉप कर रहा है और तू बहुत ही ज्यादा समझदार है। तो अपने टनाका जी उसे कहते हैं कि वो तो मेरे एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहे होंगे जिसके अंदर मेरे ज्यादा नंबर आए और वो भी इसलिए आए हैं क्योंकि मैं हाई IQ वाले सोर्स और साथ में अपने फोन के अंदर बहुत सारे पजल गेम खेलता हूँ। फिर इसके बाद ryuk कहता है कि यानी कि तू इडियट है। तो अपने टनाका जी बोलते हैं कि एक मैं खराब स्टूडेंट हो सकता हूँ जो कि मेरा नंबर भी बता रहे लेकिन मैं एक इडियट तो नहीं हूँ। ये बातचीत चली रही होती। फिर इसके बाद अपन को मिनोरू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो डेथ नोट को देख के इतना ज्यादा चौंक जाता है कि जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, जिसके बारे में ryuk उसे कहता है ज्यादा मत चिल्ला, धीरे धीरे बात कर। फिर मिनोरू बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे हाथ में वो किताब आ चुकी है जिससे कि कीरा ने पूरे तरीके से क्राइम को रिड्यूस कर दिया था। तो फिर अपना ryuk बोलता है कि तुम उसे जानते हो और इतना ज्यादा ग्रेट मानते हो। तो बोले तुम मेरी बात कर लो, जापान का हर एक बच्चा जानता है उसके बारे में क्योंकि हमारी एलिमेंट्री की एथिक की बुक्स और साथ में हिस्ट्री की बुक के अंदर भी उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ryuk उसे कहता है यानी कि तुम उसको गॉड मानते हो। तो मिनोरू बोलता है नहीं, हमारी एथिक्स की बुक के अंदर उसको प्योर इवल बोला गया है और साथ में हिस्ट्री के बुक के अंदर बिगेस्ट टेररिस्ट और मास मर्डरर इन रिसेंट हिस्ट्री कहा गया है। ryuk मिनोरू से पूछ रहा होता है एक बुक कैसे एक इंसान को गॉड बना देती है। तो ryuk बोलता है मेलोडी खा और खुद जान, जब को पढ़ के देख ले, सारे के सारे रूल उसके अंदर लिखे हुए हैं। जैसे टनाका जी बुक खोल के देखते हैं तो सारे के सारे रूल इंग्लिश में लिखे होते हैं और अपन को तो पता है अपने मिनोरू जी 28 नंबर लेके आए थे इंग्लिश के अंदर। तो वो ryuk को बुक को ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। फिर इसके बाद सारे के सारे रूल्स पढ़ता है जिसको पढ़ने के बाद मिनोरू फुल शॉक के अंदर चले जाता है और मिनोरू ryuk से कहता है कि मुझे कीरा के बारे में और ज्यादा बताओ। तो ryuk बोलता है पहले स्योफल खिलाओ उसके बाद आगे बातचीत होगी। मिनोरू ryuk को एक स्योफल खिलाता है, फिर आगे की बातचीत चलती कि कैसे लाइट बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, उसने सारे के सारे रूल्स को उसके बेनिफिट के अंदर यूज करा था। ryuk भी कहता है कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, पूरे के पूरे नेशन के अंदर टॉप मारता था। लेकिन मिनोरू ryuk को कहता है कि आज के समय में डेथ नोट को यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है पहले के मुकाबले, क्योंकि हर चौराहे के गली कूचे के अंदर CCTV लगे हुए और साथ में गाड़ियों के अंदर भी वेबकैम लगे हुए हैं। अगर इंटरनेट का भी यूज किया जाए तो अपन को साइबर क्राइम वाले 5 मिनट के अंदर पकड़ के ले जाएंगे। तो फिर ryuk अपने टनाका जी से बहुत ही ज्यादा स्केरी वे में पूछता है कि मिनोरू अब तुम क्या करोगे। मिनोरू तुरंत समझ जाता है कि ये शिरागामी चाहता है कि जैसे कीरा ने डेथ नोट को यूज किया था उसी तरीके से मैं भी यूज करूँ। लेकिन मिनोरू मन ही मन में बोलता है मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूँ। फिर इसके बाद अपने टनाका जी गहरी सोच के अंदर चले जाते हैं और सोचते हैं कि अब करना क्या है, जिसके बारे में ryuk पूछता है तो मिनोरू क्या है। तो बोले शांति से बैठो, थोड़ा सा मुझे सोचने दो। थोड़ी देर के बाद मिनोरू ryuk से बोलता है कि मेरे मन में 2 क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, जिसके बाद में ryuk बोलता है क्या। तो मिनोरू बोलता है पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेरे अलावा और कौन कौन तुम्हें देख सकता है। तो ryuk मिनोरू को बताता है कि जब मैं पहले ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आया था यानी कि लाइट के समय पे, तो जिसने इस बुक को छुआ था वो सारे के सारे लोग अभी भी मुझे देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये चीज है कि जिसने डेथ नोट के पन्ने छुए थे वो अभी सब कुछ भूल चुके होंगे,
लेकिन जिनने किताब छुई थी पूरी की पूरी वो अभी भी मुझे देख सकते हैं। इसके बाद मिनोरू बोलता है कि मेरा एक और क्वेश्चन है कि एक शिरागामी बुक के ओनर से कितनी ज्यादा दूरी पे रह सकता है। तो ryuk बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसके बारे में बिल्कुल स्पेसिफिकली नहीं बताया गया कि बुक के ओनर से शिरागामी को कितनी डिस्टेंस मेंटेन करनी है। तो मिनोरू बोलता है कि स्पेसिफिकली बताओ ryuk। तो वो बोलता है कि ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर मेजरमेंट देखा जाए तो 15 किलोमीटर, क्योंकि इतनी दूरी से मैं अपने बुक के ओनर को आसानी से देख सकता हूँ। और ryuk के आंसर को सुनने के बाद फिर मिनोरू डिसाइड कर लेता है कि भैया ryuk तुम मुझे 2 साल बाद डेथ नोट वापस देना और इसके बदले में मैं तुम्हें हर दिन सेवफल खिलाऊंगा। और मिनोरू कहता है कि तुम चाहो तो दूसरे बुक के ओनर को भी ये दे सकते हो, लेकिन सेवफल तो ryuk की कमजोरी है, तो वो इस बात को मान जाता है। इसके बाद अपन को अब प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जिसके अंदर ryuk पूछता है कि अब तुम्हारा प्लान क्या है। तो अपने टनाका जी बोलते कि प्लान तो मैंने 2 साल पहले उसी समय पे बना लिया था कि अब मैं डेथ नोट को सेल करूंगा। इसको सुन के ryuk चौंक जाता है और मिनोरू बताता है कि मैं इस ऑक्शन को ऑनलाइन रखूंगा। जिसको सुनकर ryuk बोलता है कि 2 साल पहले तो तू बोल रहा था कि अपन को ट्रैक कर लेंगे। टनाका जी बताते हैं कि इसलिए तो ryuk मैंने तुमसे पूछा था कि तुम उससे कितनी ज्यादा दूर जा सकते हो। फिर मिनोरू बताता है कि यहाँ से साकुरा टीवी 11 किलोमीटर दूर है और तुमने कहा था कि तुम बुक के ओनर से 14 किलोमीटर तक की दूरी पे रहते हो, तो वहाँ पर साकुरा टीवी जाना, कागज और पेन लेना और ये सारा का सारा लिख वहाँ पर पेपर लेके खड़े हो जाना। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर अपन को साकुरा टीवी की बिल्डिंग दिखाई जाती है। यहाँ पर ryuk कैमरा के सामने एक कागज लेके खड़ा हो जाता है जिसके ऊपर लिखा रहता है सुनो सुनो सुनो, कीरा जो कि रिमोटली लोगों को मारा करता था उसकी पावर ऑक्शन की जा रही है। अगर तुमको बिडिंग करनी है तो ट्विटर के अंदर जाके #पावर ऑफ कीरा के साथ में अपनी बिडिंग इंडिकेट कर देना और वो डॉलर में होनी चाहिए। और वहाँ पर टीवी स्टेशन के अंदर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और ये खबर घर घर के अंदर पहुंच जाती है और साथ में मिनोरू भी इसको देख रहा होता है। लेकिन इसी खबर को मात्सुदा भी देख रहा होता है जो कि पहले लाइट को पकड़ने वाले ग्रुप के अंदर था और वो सीधे आइजावा के पास में जाता है और इसके बारे में बताता है। फिर इसके बाद ryuk को दिखाया जाता है जो कि कहता है 30 मिनट हो चुके, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनोरू के क्लासमेट बिडिंग देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि बिडिंग 300 मिलियन पहुंच चुकी है, जिसको देख के वो सारे के सारे शौक हो जाते हैं कि भैया इसको तो अभी आधा दिन भी नहीं हुआ और ये 300 मिलियन कैसे पहुंच गई। जहाँ पर बैठे बैठे अपना मिनोरू भी सारी की सारी चीजें सुन रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अपन को 2 एजेंट दिखाए जाते हैं जो कि इस बात के बारे में एल को बताने जा रहे होते हैं। और अपना एल होता है नन अदर देन अपना नियर जो कि अब एल की पोजीशन पे बैठा हुआ है। वो ये कहता है कि अगर अपन ने शिरागामी को फॉलो कर लिया तो अपन को एक कीरा भी मिल जाएगा। तो फिर एजेंट बोलता है कि चलो तो फिर मैं जापान का टिकट कराता हूँ, अपन उसको पकड़ेंगे। तो बोले पकड़ेंगे? बोले अच्छा तू बता कौन से चार्ज के अंदर उसको पकड़ेगा, क्योंकि उसने ना ही डेथ नोट का यूज करा है ना ही किसी को मारा है अभी तक। और भले ही वो वर्ल्ड की सबसे खतरनाक मास मर्डर करने वाली वेपन है लेकिन अभी उसने किसी को मारा नहीं है। तो किताब को बेचना मेरे नजरिए में कोई क्राइम नहीं हुआ। इसके बाद नियर उन दोनों को कहता है कि जल्दी से मिस्टर आइजावा से कांटेक्ट करो और मुझे साकुरा टीवी के सारे वीडियो फुटेजेस ला के दो। जिसके बाद अपने दोनों एजेंट वैसा ही करते हैं और बताते हैं कि साकुरा टीवी के अंदर ryuk जैसे आया था वैसे ही चला गया था, यानी कि जमीन के थ्रू ही वापस चला गया था। तो फिर इसके बाद नियर बोलता है यानी कि शिरागामी साकुरा टीवी की बिल्डिंग से एक कीरा के घर तक जमीन के नीचे से गया था, यानी कि अपन शिरागामी को फॉलो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि अब शिरागामी कहाँ जा रहा है उसको ट्रैक नहीं कर सकते। इसके बाद नियर बोलता है कि अब अपन एक कीरा को जब पकड़ेंगे जब वो बुक को हैंड ओवर कर देगा उसके बायर को। लेकिन नियर को एक और थॉट आता है कि अगर अपन ने एक कीरा को बायर को बुक देने के बाद पकड़ा तो उसकी सारी की सारी मेमोरी तो वो खो चुका होगा। तो इसका मतलब अपन को एक कीरा को जब पकड़ना पड़ेगा जब बायर और एक कीरा का बुक और पैसे का ट्रांजेक्शन होगा। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अपन को दिखाया जाता है कि मिनोरू बिडिंग देख रहा होता है जो कि अब 10 बिलियन पहुंच चुकी होती है और अब वो ये सोच रहा होता है कि इस ऑक्शन की डेडलाइन भी रखनी पड़ेगी, जिसके लिए वो फिर से ryuk को साकुरा टीवी के अंदर पर्चा लेके पहुंचा देता है। लेकिन तभी एंट्री होती है मात्सुदा की और वो भी कैमरा के सामने आ जाता है, जिसको देख के ryuk बोलता है बड़े दिन बाद दिखे यार। और उधर आइजावा भी अपना माथा पीट रहा होता है क्योंकि लोगों को अभी तक विश्वास नहीं था कि ये सही की डेथ नोट है, लेकिन मात्सुदा के कारण लोगों को अब विश्वास हो गया है क्योंकि ये पहले के कीरा केस के अंदर भी इन्वॉल्व था। और ये सारे के सारे नाटक नियर भी बैठे बैठे देख रहा होता है। और इसके बाद मिनोरू फिर से साकुरा टीवी के अंदर ryuk को एक पर्चा लेके भेजता है जिसके अंदर लिखा रहता है कि जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज उन सबको मीडिया के अंदर आके ऑफिशियली बिडिंग अमाउंट बताना पड़ेगा। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प सीधे $500 बिलियन की बिड लगा देता है, लेकिन अपने चाइना वाले कहाँ पीछे वो सीधे $1 ट्रिलियन की बिड लगाते हैं। और फिर इसके बाद सोचो ट्रम्प ने क्या किया होगा, वो सीधे $2 ट्रिलियन की बिड लगाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर ट्विटर के अंदर न्यूज आती है यूएस प्रेसिडेंट ने $1 ट्रिलियन की बिड लगाई है, यानी कि पूरे के पूरे जापान के डेप्थ के बराबर। जिसे देखने के बाद मिनोरू ryuk को बोलता है कि अब मैं बिडिंग को बंद कर दूंगा। फिर इसके बाद जब सब कुछ कंफर्म हो जाए तो ryuk तुम जाके तुम बायर को उसकी डेथ नोट डिलीवर कर देना। और फिर इसके बाद हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नियर ये दिमाग लगा रहा होता है कि $1 ट्रिलियन का ट्रांजेक्शन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इंसान आसानी से पकड़ा जाएगा। और ये सोच सोच के परेशान हो रहा होता है
कि एक कीरा अगर 1 ट्रिलियन पे बिट बंद भी कर दे तो वो इसे रिसीव कैसे करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अपन को दिखाया जाता है कि मिनोरू सो रहा है और र्यूक के पीछे एक बहुत ही क्रीपी सिरिगामी आता है जो कि एक मैसेंजर होता है सिरिगामी किंग का और उसे कहता है कि तुम्हें सिरिगामी किंग बुला रहे हैं। इसके बाद अपन को नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर साकुरा टीवी के अंदर फिर से र्यूक अपना पर्चा लेके पहुंच गया और इस बार उसके अंदर लिखा हुआ है कि कीरा की पावर को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को 1 ट्रिलियन डॉलर के अंदर सोल्ड कर दी गई है और इस मनी को कैसे ट्रांसफर करना है इसकी मेथड 24 घंटे बाद बताई जाएगी। जिस न्यूज को सब लोग देख रहे होते हैं और चाइना इस न्यूज को देख के हाथ मलता रह जाता है, लेकिन नियर अभी भी परेशान होता है कि एक कीरा पैसे को ट्रांसफर कैसे करेगा। वो ये कहता है कि एक कीरा बहुत ही ज्यादा समझदार है क्योंकि उसने 24 घंटे का समय लिया है, यानी कि जापान के समय के अनुसार 6 PM फ्राइडे का, यानी कि फ्राइडे के दिन हाफ छुट्टी हो गई, शनिवार की छुट्टी हो गई और साथ में रविवार की छुट्टी हो गई, यानी कि 3 दिन तो बैंक का काम ही नहीं हो पाएगा। और नियर साथ में कहता है कि अगर एक कीरा ने ये सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था तो एक कीरा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। और फिर इसके बाद अपने टनाका जी वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव खेलते हैं, र्यूक को फिर से साकुरा टीवी के अंदर भेजते हैं, इस बार पर्चा लेके, और उसके अंदर लिखा रहता है कि बिट का सारा अमाउंट युसुबा बैंक के अंदर 60 साल से कम उम्र के लोगों के अंदर इक्वली डिवाइड कर दिया जाए और वो भी मई 24 तारीख के पहले। जिसे सुनकर सारे के सारे लोग पागल हो जाते हैं क्योंकि जिनका भी युसुबा बैंक के अंदर अकाउंट था उसको सीधे 1 बिलियन येन मिलने वाले थे और इसी के चक्कर में युसुबा बैंक के आगे लाइन लग जाती है अकाउंट खुलाने के लिए। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि मिनोरू की मम्मी जी आके उसे बताती है कि भैया तेरा भी तो युसुबा बैंक के अंदर अकाउंट है, यानी कि तेरे को भी 1 बिलियन येन मिलने वाले हैं। लेकिन आंटी जी आपको क्या पता, आपका लड़का है तो ये सब कुछ करा रही है। इसी बात के कारण युसुबा बैंक के आगे भीड़ लग जाती, लेकिन क्योंकि अब 6 बज चुके होते हैं तो अब बैंक बंद हो चुका है और इसके साथ 2 दिन की सलंग छुट्टी लग चुकी है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अपन को नियर को दिखाया जाता है कि एजेंट बता रहे हैं ये सारा का सारा किस्सा। एजेंट बोल रहे कि अपन जितने भी 60 साल से नीचे के लोग हैं उनको तो पकड़ के पूछ सकते हैं। तो नियर बोलता है तुम 60 साल की बात छोड़ो, मैं बताता हूँ कि एक कीरा एक यंग एज का लड़का है, लेकिन अगर आप अपन उसे पकड़ने की सोचे तब भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि फ्राइडे के दिन सारा का सारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा और साथ में 2 दिन बीत भी चुके होंगे। इसके कारण एक कीरा अपनी सारी की सारी मेमोरीज खो चुका होगा और इसी बात के कारण अब अपन उसे पकड़ नहीं सकते। और इसी के बाद नियर पहली बार एल की पोजीशन के अंदर हार का स्वाद चखता है। और फिर इसके बाद र्यूक व्हाइट हाउस पहुंचता है और ट्रम्प को डेथ नोट हैंड ओवर करने ही वाला होता है, लेकिन कहानी के अंदर ट्विस्ट आ जाता है। वो ट्रम्प को बताता है कि अभी अभी सिरिगामी किंग ने एक नया रूल ऐड किया है। इस रूल के अनुसार जो भी डेथ नोट को खरीदेगा यानी कि बायर, वो डेथ नोट की ओनरशिप को लेते ही मर जाएगा और जो डेथ नोट को बेच रहा है वो पैसा रिसीव करते ही मर जाएगा। जिसके बाद ट्रम्प बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो डेथ नोट को लेने से मना कर देता है। लेकिन र्यूक बोलता है कि तुम जिंदा रहो या मरो, अब इसके बाद ये डेथ नोट तो अमेरिका को ही बिलोंग करती है। लेकिन इसके बाद भी ट्रम्प डेथ नोट को लेने से इनकार कर देता है। तो र्यूक उसे ताना मारते हुए कहता है कि अपने देश के लिए क्या तुम इतना सा भी बलिदान नहीं कर सकते। तो बोले मैं ये नहीं करूंगा, बल्कि मैंने ये बता तो दिया है कि मैंने डेथ नोट को खरीद लिया है और मैं अब मीडिया के अंदर ऐसा दिखाऊंगा मैंने डेथ नोट खरीद तो लिए लेकिन मैं कभी भी उसका यूज नहीं करूंगा, जिससे कि मेरी बहुत ही अच्छी इमेज बन जाएगी। जिसको सुनने के बाद र्यूक भी ट्रम्प को मान जाता है। फिर इसके बाद र्यूक डेथ नोट को लेके वापस जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मिनोरू को नए रूल के बारे में बता दिया जाए, लेकिन र्यूक को मिनोरू की बात याद आ जाती है कि मेरे को अब कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना, जिसके कारण वो उसको रूल नहीं बताता है और मिनोरू पैसा रिसीव करते ही मर जाता है। और अपन को फिर र्यूक को दिखाया जाता है जो कि लाइट यागामी के नीचे मिनोरू टनाका का नाम लिख रहा होता है और इसके बाद ये वन शॉट मांगा एंड हो जाती है। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।